बच्चों आज हम बात करेंगे UPPCL TG2 के बारे में। जिसमें TG2 की 608 पोस्ट निकली हुई हैं। इसको हमें क्रैक करना है, तो इसके लिए हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। हमारे एग्ज़ाम में 2 पार्ट दिए रहते हैं, जिसमें पार्ट ए में हमारा रहता है कंप्यूटर, और पार्ट बी में हमारा रहता है टेक प्लस नॉन टेक। पार्ट ए अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो पार्ट बी की कॉपी चेक होगी, अन्यथा पार्ट बी की कॉपी चेक नहीं होगी। अर्थात जो नंबर ये हमारा रहता है 50 क्वेश्चन, जो इसमें मार्क्स होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के एक मार्क मिलते हैं, और इसमें हमें 50 में से 20 अगर हम पाते हैं तो क्वालिफाई होंगे। और इसमें जो रहते हैं टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें 150 जो होते हैं टेक के होते हैं, प्लस 50 जो होते हैं नॉन टेक के। पार्ट बी जो है हमारा, वो हमारा जो है कि मेरिट बनाएगा। पार्ट ए बस क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफाई है। अगर इसको हम क्वालिफाई करेंगे तो पार्ट बी की जो है कॉपी चेक होगी, ठीक है। तो इसमें हमें 20 क्वेश्चन लाना कंपलसरी है। बाकी अगर हम 150 में टेक्निकल है, टेक्निकल में हमारा उसमें आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल, प्लस इलेक्ट्रिकल मशीन, प्लस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लस वायरिंग, प्लस अर्थिंग, प्लस हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम बात करें, इसमें लगभग 50% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछे जाते हैं। और नॉन टेक की बात करें हम, और बाकी से लगभग 15% हमारा 15 से 20% जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल से पूछे जाते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स से 10% के आसपास, और बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वायरिंग और अर्थिंग से पूछे जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें 50 नॉन टेक की बात करें, तो इसमें जो आता है 50 नॉन टेक की बात करें हम, तो इसमें जो आता है हमारे 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं जर्नल स्टडीज से, बाकी 15 क्वेश्चन जनरल हिंदी से, बाकी 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे आते हैं जनरल इंग्लिश से। तो हमें टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक को भी ध्यान में देना है, ठीक है। अगर हमारा टेक्निकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो सारे लगभग सभी बच्चे ही टेक्निकल पढ़ते हैं, तो इसके साथ में हमें नॉन टेक को भी लेकर चलना है, ठीक है। जिसमें अगर हम हिंदी की बात करें, अगर थोड़ा सा भी मेहनत किया जाए तो हिंदी में हम लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इंग्लिश में भी अगर हम मेहनत करेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन ईजिली पा सकते हैं।
जनरल स्टडीज में क्या है कि इसमें जनरल स्टडीज प्लस रीजनिंग है। लगभग 15 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन में सामान्य अध्ययन है। ठीक है, तो हम आज जो है डेमो क्लास में केवल इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन में हमारा रहेगा ट्रांसफार्मर। ठीक है, पार्ट बी में हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर हम देखेंगे ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर जो हमारा है एक स्टैटिक डिवाइस होता है, एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो एसी क्वांटिटीज वोल्टेज आब्लिक करंट को लो लेवल से हाई लेवल में या हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, स्थैतिक युक्ति है, मतलब इसको हम कहीं ले जा नहीं सकते हैं, एक जगह स्थिर रहने वाला भाग है। ठीक है, एक जगह स्थिर रहने वाली मशीन है जो एसी क्वांटिटीज वोल्टेज या करंट को क्या करता है, लो लेवल से हाई लेवल, मतलब कि उसके कम वैल्यू को अधिक या अधिक वैल्यू को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, चेंज नहीं करता है तथा एपरेंट पावर इसको लिख सकते हैं हम आभासी शक्ति को नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। मतलब फ्रीक्वेंसी को भी नहीं बदलेगा। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी अगर प्राइमरी साइड में अगर हम बात करें, ये हमारी ट्रांसफार्मर की कोर है, कोर पर हम अगर प्राइमरी साइड में बाइंडिंग करें और प्राइमरी साइड में अगर हम एसी सप्लाई दें, एसी सप्लाई अगर V1 दें तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो हमारी कौन सी फ्लो होगी, I1 फ्लो होगी। ठीक है, और मान लीजिए हमारी जो एसी सप्लाई है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, तो ये तो वोल्टेज को चेंज करेगा। अगर इसमें मान लीजिए बहने वाली करंट 230 वोल्ट 5 एम्पियर 50 हर्ट्ज है, तो ये वोल्टेज को चेंज करेगा, या तो इसके वैल्यू को अधिक कर देगा या तो इसके वैल्यू को घटा देगा।
लेकिन इसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलेगा तथा इसकी पावर को भी चेंज नहीं करेगा। लेकिन करंट के मान में अगर मान लीजिए ये डिपेंड करेगा इसके नंबर ऑफ टर्न पे, वोल्टेज का घटना या बढ़ना वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न पे। अगर फेरों की संख्या कम ज़्यादा के हिसाब से इसके वोल्टेज और करंट में परिवर्तन होगा। हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। बच्चों हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर हमारा जो है मतलब कि वोल्टेज को और करंट को ही परिवर्तित करता है, पावर को परिवर्तित नहीं करता है। जैसे हम बात करें वोल्टेज 230 वोल्ट है तो हमारी वोल्टेज बढ़ भी सकती है, मान लीजिए 260 हो गई या 420 हो गई या 440 वोल्ट हो गई। करंट में भी परिवर्तन हो सकता है, जैसे मान लीजिए इधर 5 एम्पियर है तो इधर हमारी हो सकती है 3 एम्पियर। लेकिन अगर इसका पावर जो हम कहें कि अगर मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर 10 kVA का है, 10 kVA का है तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये इधर भी 10 kVA ही दिखाएगा। वोल्टेज और करंट में चेंजेस होंगे लेकिन पावर में चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि हमारा मान लीजिए मैंने सप्लाई वोल्टेज V1 दिया, करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड होगा, मान लीजिए इंड्यूस्ड EMF हमारा है E1 है, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड EMF जो उत्पन्न होगा ये सेल्फ इंडक्शन के कारण उत्पन्न होगा, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम इस बहुत सारे मैंने टर्न वायर का लिया है तो यहाँ पे क्या होगा कि इस टर्न में करंट में परिवर्तन या फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ये टर्न क्या हो जाते हैं, कटते हैं। इस फ्लक्स से क्या होंगे, ये आपस में कटेंगे। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे गए फ्लक्स फाई जब चेंज होंगे इस टर्न में, बदलेंगे बार बार, तो इसके फलस्वरूप इसमें जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो हमारा होगा सेल्फ इंड्यूस्ड EMF E1 होगा। अब ये फ्लक्स सेटअप हो गए प्राइमरी साइड में और ये कहाँ पहुँच गए, सेकेंडरी साइड में। और यहाँ पे जो होगा ये जो इंड्यूस्ड EMF होगा ये कौन सा होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो हम बच्चों बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है अन्योन्य प्रेरण, मतलब कि दूसरे के द्वारा प्रेरित होना। लेकिन इनका जो फ्लक्स का सेटअप है, मान लीजिए प्राइमरी साइड में मान लीजिए फ्लक्स फाई है तो सेकेंडरी साइड में फ्लक्स का सेटअप भी फाई होगा। इसमें कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होगा, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है, बस ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड होता है, मतलब चुंबकीय माध्यम से ये क्या होता है, आपस में जुड़े होते हैं फ्लक्स के माध्यम से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में वैद्युतिक संबंध नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में वैद्युतिक संबंध नहीं होता है, मतलब इन दोनों के मध्य, इन दोनों वाइंडिंग के मध्य किसी प्रकार का वायर नहीं जुड़ा रहता है। प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती हैं और इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती हैं। अगर हम बात करें AC
हमने दिया है, अगर इसकी जगह हम डीसी दे दें तो क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर में अगर हम 230 वोल्ट डीसी दे देंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, तो हमारा ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। अगर हम डीसी कनेक्ट कर देते हैं तो वाइंडिंग जल जाएगी। क्यों जल जाएगी, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है वो लागू नहीं होगा, जिसके कारण ये इंडक्टिव कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। अगर डीसी कनेक्ट कर दें तो वाइंडिंग जल जाएगी। क्योंकि इसको मिटा देते हैं, ठीक है, या ऊपर लिख देते हैं, वाइंडिंग जल जाएगी। क्योंकि डीसी कनेक्ट कर देने पर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट कर जाएगी। क्योंकि डीसी अप्लाई करने पर फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ लागू नहीं होगा और इंडक्टिव कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हम जानते हैं कि एसी का जो मान है वो बदलता है और उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। जबकि डीसी का जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होता है, प्लस उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ लागू नहीं होगा और ये इंडक्टिव कॉइल शॉर्ट सर्किट कर जाएगी, हमारी वाइंडिंग जल जाएगी। और हमारा इसमें लिख सकते हैं, इसको हम मिटा दें ऊपर वाला, ट्रांसफार्मर एसी पर ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में की जाती है। क्यों की जाती है केवीए में, कि यहाँ पर जो लोड है उसका पावर फैक्टर हमें पता नहीं होता है, तो हम लिख लेंगे क्योंकि लोड का पावर फैक्टर मालूम नहीं होता है। ठीक है, ये तो ट्रांसफार्मर की बेसिक चीज़ें हैं। अभी हम ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को समझेंगे, कैसे हम प्राइमरी में सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी में हमारा जो है सप्लाई आ जाता है।
या हमारे प्राइमरी साइड में जो भी सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी में कैसे स्टेप अप होता है और कैसे स्टेप डाउन होता है, इसको हम ट्रांसफार्मर के सिद्धांत या प्रिंसिपल को हम समझेंगे। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। जब हम प्राइमरी साइड को एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो प्राइमरी साइड में या प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा क्या होता है, फ्लक्स सेटअप हो जाता है। प्राइमरी साइड में फ्लक्स सेटअप होता है तो फैराडे के सेल्फ इंडक्शन लॉ के अनुसार प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E1 होता है, और जिसके फलस्वरूप सेकेंडरी साइड में भी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के अनुसार या म्यूचुअल इंडक्शन नियम के अनुसार सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या हो जाता है, ईएमएफ E2 उत्पन्न हो जाता है। यही फैराडे का वर्किंग प्रिंसिपल है जिसको हम लिख के बताएंगे आपको। ठीक है, जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में धारा I1 के फ्लो होने पर फ्लक्स फाई सेटअप हो जाता है, जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 उत्पन्न हो जाता है तथा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसके तथा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम के अनुसार सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ E2 उत्पन्न हो जाता है। यही हमारा फैराडे का वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, होता क्या है कि हम जब इसके प्राइमरी साइड को सप्लाई
V1 देते हैं तो करंट I1 फ्लो होता है। करंट I1 फ्लो होगा तो जिसके कारण फ्लक्स फाई सेटअप हो जाएगा प्राइमरी साइड में। जब फाई फ्लक्स सेटअप होगा उसके फलस्वरूप सेल्फ इंडक्शन फैराडे के स्व प्रेरण नियम के अनुसार उत्पन्न EMF E1 होगा और तथा ये फ्लक्स कोर में सेटअप होने के फलस्वरूप E2 में भी हमारा क्या होगा, E2 में भी क्या होगा, सेकेंडरी साइड में भी हमारा फ्लक्स E2 सेटअप हो जाएगा। यही हमारा क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर है। हम आगे देखेंगे ट्रांसफार्मर EMF इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, ये परीक्षा में UPPCL की परीक्षा में पूछा जाता है तो इसको हम निकालेंगे। ठीक है, फाई बराबर होता है फाई m साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये फाई हमारा क्या है, इंस्टाटेनियस वैल्यू होता है, मतलब तत्कालिक मान, फ्लक्स का तत्कालिक मान। फाई m क्या है, फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा टी क्या है, हमारा समय है, लेकिन ये किस में है, कोण। ठीक है, ये हम AC एनालिसिस में इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, AC एनालिसिस में साइनसोइडल वेव जो है उसमें हम वोल्टेज का तत्कालिक मान क्या होता है, करंट का तत्कालिक मान क्या होता है, सारा चीज़ हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम दिखाएंगे AC एनालिसिस में तत्कालिक मान होता क्या है। एनालिसिस में हम देखेंगे तत्कालिक मान क्या होता है। तो अगर हम साइनसोइडल वेव बनाएं हम, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब अगर हम वोल्टेज लें, मान लीजिए हमारा ये वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज Vm हो जाएगा। ठीक है, Vm होगा और एंगल की 90 होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या होगा, 180 होगा, फिर ऐसे ही 180 यहाँ पे हो जाएगा 270 है ना, फिर यहाँ हो जाएगा 360। हम देखेंगे इंस्टाटेनियस वैल्यू होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ होगा, यहाँ पे वोल्टेज का मान कुछ होगा कि नहीं, 0 से हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे V0 है हमारा वोल्टेज, यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा, ऐसे ही मतलब किसी भी क्षण का जो मान होता है वही हमारा तत्कालिक मान कहलाता है। 0 से बढ़ने पर वोल्टेज या करंट का 0 से बढ़ने पर किसी भी क्षण का मान वही हमारा क्या है, तत्कालिक मान है। तो अगर इसी को हम फ्लक्स के जगह लें, अब V1 का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे V1 बराबर हो जाएगा, V1 बराबर होगा Vm साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब है कोण से है, कि मतलब ये जी, यहाँ पे हम कह सकते हैं ओमेगा टी जहाँ रहेगा हम कह देंगे 0 ना। अगर इसी में 90 जुड़ जाएगा, 90 घट जाएगा, तो मतलब ये जो वैल्यू चालू होगी कहाँ से होगी, 90 प्लस अगर रहेगा तो यहाँ से हो जाएगी, 90 प्लस रहेगा तो यहाँ से होगी, और 90 माइनस रहेगा तो कहाँ से होगी, यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, इसको हम बाद में अध्ययन करेंगे। बस इतना जानेंगे, इंस्टाटेनियस वैल्यू V1 बराबर होगा Vm साइन ओमेगा टी। अगर हम यहीं पे फ्लक्स ले लें, चूँकि हमारा प्राइम ट्रांसफार्मर की अगर हम देखें ट्रांसफार्मर की
मान लीजिए मैंने क्या किया, AC सप्लाई दिया, मान लीजिए क्या हमारा V1 है, E1 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, V2 है, ठीक है, I2 है, यहाँ पे हमारा क्या है, I1 है। अब देख रहे हैं हम फ्लक्स सेटअप हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स ही लेंगे ना, फ्लक्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तत्कालिक मान फ्लक्स की लेंगे। अगर इस जगह देखें साइनसोइडल वेव में अगर हम देखें तो यहाँ पे वोल्टेज की जगह हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को भी दर्शा सकते हैं, जैसे हमारा φ1, φ2, φ3। तो यहाँ पे φ इक्वल टू क्या होता है, φm साइन ओमेगा टी। हमें आपको बस इतना समझाना था, बाकी अगर हम पढ़ाएंगे इसको एसी एनालिसिस तो उसमें आपको विस्तृत हम बता देंगे ना। तो हम देखेंगे इंस्टाटेनियस वैल्यू तत्कालिक मान फ्लक्स का फाई बराबर φm साइन ओमेगा टी ना। और N1 जो है इसमें ट्रांसफार्मर में अगर देखें तो N1 और ये हमारा क्या है N2। N1 प्राइमरी साइड में फेरों की संख्या, और N2 क्या है, सेकेंडरी साइड में फेरों की संख्या है। N1 हमारा प्राइमरी साइड में फेरों की संख्या है और N2 हमारा सेकेंडरी साइड में फेरों की संख्या है, ठीक है। E1 इक्वल टू होता है -n d फाई बाई डी टी। E1 क्या है, प्राइमरी इंड्यूस्ड इंस्टाटेनियस वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्लक्स का मान यहाँ पर हम क्या करेंगे, रख देंगे। फ्लक्स का मान क्या करेंगे, ये फ्लक्स का मान इसमें हम पुटअप कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा E1 इज इक्वल टू क्या होगा, n डी फाई, फाई की जगह क्या रखेंगे, φm साइन ओमेगा। इसको हम समीकरण नंबर क्या मानते हैं, 1 मान लें। इसको हम क्या करें, समीकरण नंबर 1 मान लें। और फाई का मान हम किस में पुटअप कर दें, इसमें कर दें। E1 बराबर -n डी फाई बाई डी टी में हम पुटअप कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई डी टी। अब देख रहे हैं ये हमारा नियत होगा, जो भी फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स की जो वैल्यू होगी नियत होगी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 12 जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा n माइनस n φm डी साइन ओमेगा टी बटा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा ना, डी साइन ओमेगा टी बटा डी टी हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखें डिफरेंशिएशन है ना, अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी। तो यहाँ पे हो जाएगा E1 बराबर -n, सॉरी प्राइमरी साइड के लिए N1 होगा, ठीक है, φm। डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन के dt के केस में साइन ओमेगा टी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी। अब ओमेगा टी बचेगा ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा ना। और E1 इक्वल टू हो जाएगा अब
डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन ओमेगा टी का एक बार होगा, फिर ओमेगा टी का होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा ना। अब हो जाएगा n1 फाई m माइनस कास ओमेगा टी, यहाँ पे क्या होगा ओमेगा। अब ओमेगा को इधर लिख देंगे, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा n1 फाई m माइनस कास ओमेगा टी। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन ओमेगा टी माइनस क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं ना। अब E1 बराबर हम लिख सकते हैं, तुलना करेंगे इसकी, है ना। E1 बराबर ई मैक्स साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, इसका हम तुलना करेंगे इससे करेंगे, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, EM लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसकी जगह हम अगर तुलना करेंगे तो साइन ओमेगा टी यहाँ पे है, देख रहे हैं, ये भी है ना और ये भी है। अब इसकी जगह भी इसको लिख सकते हैं ना। तो अगर ERMS इक्वल टू होता है E1 RMS इज इक्वल टू होता है EM अपान अंडर रूट 2 होता है ना। अब तुलना करेंगे तो EM का मान इतना लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू ओमेगा n1 फाई m बटा अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ERMS है, तो ERMS इज इक्वल टू हो जाएगा, ओमेगा का मान होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई f होता है, कोणीय आवृत्ति ना, रेडियन इसका मात्रक होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है UPPCL में कि कोणीय आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो होता है रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई f रखेंगे, तो ओमेगा की जगह रखेंगे 2 पाई f ना, n1 हो जाएगा और फाई m अपान अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं अंडर, 2 बार अंडर रूट 2 लिख सकते हैं 2 को, तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। पाई का मान होता है 3.14 गुणे f n1 इंटू फाई m ना अपान अंडर रूट 2। अब इसको मिटा देते हैं, तो इसको लिख लेंगे E बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा 2, तो अंडर रूट 2 गुणे 3.14 गुणे f इंटू n1 इंटू फाई m। अगर इसका मान देखते हैं, अंडर रूट 2 का मान जो होता है 1.414 होता है, तो यहाँ पे रखेंगे E बराबर होगा 1.414 इंटू 3.14 गुणे f इंटू n1 इंटू फाई m। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा E1 है ना, यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4.44 इंटू f इंटू n1 इंटू फाई m। इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम ये
प्राइमरी साइड में आरएमएस वैल्यू है, अगर सेकेंडरी साइड में देखें तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 4.44 इंटू एफ इंटू N2 इंटू 5m वोल्ट होगा, ये भी क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, E बराबर हो जाएगा 4.44 इंटू एफ इंटू N इंटू 5m। यूपीपीसीएल में ये फार्मूला कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर का क्या है ईएमएफ इक्वेशन।